नमस्कार मित्रों, सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुक के साथ। इस वीडियो श्रृंखला में इन दिनों मैं बात कर रहा हूं हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर। अभी तक 6 भागों के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण क्या है, भारत के संदर्भ में इसके क्या हानि लाभ हुए, किस प्रकार से वैश्वीकरण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, और उससे आगे मैंने चलकर बताया कि किस प्रकार से पिछले लगभग 70-80 सालों में हिंदी भारत के अंतर्गत तो बड़ी ही, विदेशों में भी हिंदी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किस तरह से हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 5वें स्थान से अब पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त विदेशों में किन किन देशों में कितने भारतीय लोग किस प्रकार से हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को आगे फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और हिंदी में शिक्षण दुनिया भर में 175 विश्वविद्यालयों में और अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में हो रहा है। इस पर हमने पिछली अपनी वीडियो में बात की थी। आज मैं एक और पक्ष आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण करता है, एक पुल का निर्माण करता है, 2 भाषा भाषियों को जोड़ता है। और तो और अनुवाद केवल भाषा भाषियों को नहीं जोड़ता, यह 2 राष्ट्रों को भी, 2 संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ता है। आज हम बात भारतीय भाषाओं के अनुवाद के बाहर जाकर के विश्व में किस प्रकार से हिंदी की और संस्कृत की रचनाओं ने दुनिया भर के भाषाविदों को, साहित्यकारों को आकर्षित किया है और उन्होंने समय समय पर हिंदी और संस्कृत की अनेक रचनाओं का अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया है। और मैं इस रूप में इसको हिंदी की ताकत कहता हूँ कि हिंदी की रचनाओं ने विदेशी लेखकों को, विदेशी साहित्यकारों को, विदेशी अनुवादकों को, विदेशी भाषाविदों को बहुत गहरे से प्रभावित किया है और उन्होंने अनेक हिंदी रचनाओं को अपनी अपनी भाषाओं में अनुदित किया है। ऐसी ही कुछ रचनाओं का संकेत मैं आज इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूं, ताकि आपको अनुमान लगे कि हिंदी का समृद्ध साहित्य किस प्रकार से विदेशी भाषाओं में अनुदित होकर हमारी संस्कृति को विदेशों में पहुंचा रहा है और किस प्रकार से हिंदी पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम अपनी बात को इधर। अभी तक हमारे जो चर्चित लेखक हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लेखक हम जानते हैं आज के दौर के, वे हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास हिंदी और उर्दू दोनों में अपना महत्व रखती हैं, क्योंकि उर्दू में शुरू में लिखना शुरू किया था, आप सब जानते हैं, प्रेमचंद ने, और उसके बाद नवाब राय से उर्दू में शुरू करने वाले बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। ऐसे महान कथाकार की रचनाओं ने दुनिया भर के लेखकों को, अनुवादकों को आकर्षित किया है। और प्रेमचंद की जो सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है वह उपन्यास है गोदान। गोदान का विश्व की 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद होना इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से अनुवाद एक देश नहीं अनेक देशों को आपस में जोड़ता है और किस प्रकार से हिंदी अपना महत्व पूरी दुनिया में बढ़ा रही है। तो मैं प्रेमचंद की इस रचना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। गोदान का अनुवाद मरियोली अरादी ने इतालवी में किया है, आप यहां देख पा रहे होंगे। यूलुश पार्नोवस्की ने पोलिश में किया, कोल्चो कोवाचेव ने बल्गारियन में किया, डॉक्टर ओदोनेल स्मेकल ने चेक भाषा में किया, प्रोफेसर बातिन तिक्के ने फिनिश भाषा में किया, प्रोफेसर क्योयो दोई ने जापानी में इसका अनुवाद किया, प्रोफेसर चिन टिंग हान ने चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया, और इसके अतिरिक्त भी अनेक भाषाओं में, रोमानियन में, हंगेरियन में, फ्रांसीसी में, अनेक विदेशी भाषाओं में गोदान का अनुवाद होना इस बात का प्रमाण है कि गोदान को पूरे विश्व के भाषा प्रेमियों ने, साहित्य प्रेमियों ने अपनाया है और इसे अपनी अपनी भाषा में पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो अनेक अन्य लेखकों की पुस्तकों को भी अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क की पुस्तक है गिरती दीवारें, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण,
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित हिमालय की बेटी, इन पुस्तकों का अनुवाद P.A. वारान्निकोव ने रूसी भाषा में किया है। इस प्रकार रूसी में ये पुस्तकें पहुंची। इतना ही नहीं, रामचरितमानस, झूठा सच, कगार की आग, हिमांशु जोशी का। झूठा सच आपको मालूम है यशपाल का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, और रामचरितमानस से तो आप सब परिचित ही हैं। तो इतनी विविधता युक्त पुस्तकों का अनुवाद प्रोफेसर चिनटिंग हॉन ने चीनी भाषा में किया है। और जैसा मैं विदेशों में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आपको बता चुका हूं कि चीन में लगातार हिंदी को लेकर के उत्सुकता बढ़ रही है, और वहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण बढ़ रहा है। तो चीनी में ये अनुवाद हुए हैं, और वहाँ पर अब हिंदी साहित्य का इतिहास भी चीनी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम पोलिश भाषा के प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्रिस्की की बात करें, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े भाषाविद हैं, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचना है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आपको मालूम है ये बहुत चर्चित उपन्यास रहा है बकरी। इसका अनुवाद उन्होंने अपनी पोलिश भाषा में किया है, और आप जानते हैं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अनुवादक प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्रिस्की, और भाषा पोलिश। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण लाल जो बहुत बड़े नाटककार हैं, उनके तोता मैना नाटक का अनुवाद, प्रेमचंद की गरीब की हाय बहुत चर्चित महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका अनुवाद, और संस्कृत के मनुस्मृति, मृच्छकटिकम, कामसूत्रम, इनका भी अनुवाद प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्रिस्की ने पोलिश भाषा में किया है। ये तो मैंने कुछ थोड़े से नाम आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्वानों ने समय समय पर अन्य अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया, जैसे मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु का बहुत चर्चित उपन्यास है, उसका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इतालवी में डॉक्टर चिपिलिया ने इसका अनुवाद किया, पोलिश में पार्नोवस्की ने किया, इसके अतिरिक्त रोमानियन, चीनी, फ्रांसीसी में भी मैला आंचल का अनुवाद हो चुका है। कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी का मरियालो अरादी ने इतालवी में अनुवाद किया है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का चर्चित नाटक है, उसको यूलियुस पार्नोवस्की ने पोलिश में अनुवाद किया। शतरंज के खिलाड़ी, रानी सारंधा, सती, इन सब कहानियों का डॉक्टर तात्याना रुतकोवास्का ने पोलिश में अनुवाद किया। गिरती दीवारें, जैसा मैं बता चुका हूँ, P.A. वारान्निकोव ने रूसी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त आगे चलें तो प्रसाद की कहानियों का और दादर पुल के बच्चे कृष्णचंद्र के महत्वपूर्ण पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, उसका अनुवाद कोल्चो कोवाचेव ने बल्गारियन भाषा में किया है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रची गई थी, प्रोफेसर ची शेन ने उसका चीनी भाषा में अनुवाद किया है। और इसके अतिरिक्त हेलेना बिलमानोवा ने बैताल पचीसी और महाभारत के कुछ अंश पोलिश भाषा में, तथा डॉक्टर एवा अर्दी ने धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव की कुछ कहानियां, कबीर, तुलसी, बच्चन, भारती, मैथिली शरण गुप्त, वीरेंद्र मिश्र, ये सारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हिंदी के, उनकी कुछ कविताएं, और दिनकर की उर्वशी के कुछ भाग का अनुवाद हंगेरियन भाषा में किया है। कामायनी फ्रांसीसी में और चीनी भाषा में जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन, वृंदावन लाल वर्मा, सुदर्शन, उपेंद्रनाथ अश्क, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त की कुछ रचनाएं चीनी भाषा में अनुदित की जा चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चीनी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास भी तैयार किया जा रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में अनुवाद के माध्यम से हिंदी की रचनाएं पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, यहाँ के रीति रिवाज को दुनिया भर के कोनों कोनों में पहुंचा रही हैं। यही साहित्य का कार्य होता है, और अनुवाद के माध्यम से दो राष्ट्र, दो संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं। और ये अनुवाद एक तरफा नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी से विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, बल्कि अनेक विदेशी रचनाओं का भी हिंदी में अनेक विद्वानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं। और ये अनुवाद भारतीय हिंदू युग के समय से हम देखते हैं लगातार चलते चले आ रहे हैं। उस युग में अनेक अच्छे अनुवादक हुए जिन्होंने अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। भारतीय हिंदू युग में, द्विवेदी युग में,
और यह कार्य आज तक लगातार चल रहा है और विश्व की सारी श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी में आज उपलब्ध हैं। इस प्रकार हिंदी दो तरफा कार्य कर रही है। विदेशों के श्रेष्ठ साहित्य को, संस्कृति को, उनकी विशेषताओं को, उनके जीवन दर्शन को, उनके रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन को उन भाषाओं से हिंदी में लेकर आ रही है और हम हिंदी प्रेमियों को उससे जोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर हिंदी की रचनाएं विदेशी भाषाओं में जाकर हमारी संस्कृति का, हमारे साहित्य का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो ये थी विदेशों में अनुवाद के माध्यम से हिंदी की फलती फूलती स्थिति। इसी के साथ जुड़ती हुई और बहुत सी बातें अभी हैं मेरे पास, जिसमें हम किस प्रकार से समय समय पर विदेशी विद्वानों ने हिंदी में कैसी रुचि दिखाई, क्या क्या कार्य किए, इन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।